ओके, चलिएगा। गुड, ग्रेट ऑफ यू, ग्रेट ऑफ यू, ग्रेट। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, राइट? हम अग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं? सो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा है, आप प्लीज चेक कीजिए। बाकी लोगों को साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? अगर आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रही साउंड है, क्लियर है मैम। ग्रेट। ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर, somebody wrote it, तो आई जस्ट इंक्वायर्ड। ग्रेट दोस्तों, तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आपने सारे कंपोनेंट्स को तो आप लोगों को याद है। बार्ले ग्रास का मिसिंग था, बार्ले ग्रास भी लिख दिया गया है। चलिएगा, अब मुझे एक चीज और बताइए कि इनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमने अभी तक कंपोनेंट्स देखे हैं, कुछ कॉमन टर्म्स होती हैं जो हम रोजाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कौन सी कॉमन टर्म्स हैं, वो कौन सी कॉमन चीजें हैं जो इसमें पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम रोजाना बात करते हैं? मैं अपनी ही प्रेजेंटेशंस की बात कर रही हूँ। रात 9 बजे जो मैं प्रेजेंटेशंस लेती हूँ, उसमें मैं कुछ कॉमन टर्म्स यूज करती हूँ। हर बार स्लाइड आती है, हर बार स्लाइड आपके स्क्रीन पर होती है। ओके, रिजुवेनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ग्रेट। इसी तरीके से और बताइए, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं, आशु सिन्हा जी। बहुत सही। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं, फाइबर्स के बारे में बात करते हैं, सीताराम साहू जी। विटामिन डी, मनोरमा जी। ओके, सेल की ऊपर, सेल के ऊपर बात करते हैं, पवित्रा जी लिख रही है सेल के ऊपर बात करते हैं। ओके, पेन किलर्स के बारे में बात करते हैं, आरती जी। ओके, पेन किलर्स के बारे में कब बात की गई? पता नहीं। आरती, आई एम क्वेश्चनेबल, आई एम डाउटफुल कि क्या लिखा आपने। इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, परमिंदर जी बता रहे हैं। और किसके बारे में बात करते हैं? और थोड़ा सा सोचिए। कुछ ऐसी कॉमन टर्म्स हैं, रिप्लेस के बारे में, रिपेयर के बारे में, रीन्यू के बारे में। और कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं? हेयर ग्रोथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, रिपेयरिंग सेल्स के बारे में बात करते हैं, ग्रेट। रिजुवेनेशन के बारे में बात करते हैं, वाह। डायबिटीज, वेरिकोज, सेलुलर, स्किन रिजुवेनेशन, एमिनो एसिड्स। देखिए कितना वास्ट जा रहा है। ब्यूटी, ग्लोइंग स्किन, राइट? ओके, न्यू सेल क्रिएशन। ओके, चलिए, अब मैं आपको ना यहाँ पर एक जनरल बात बताने जा रही हूँ। ये जो सेशन रहेगा, इसके मैं बेसिकली 3 छोटे छोटे हिस्से रखने वाली हूँ। पहले हिस्से के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंपली कि जनरली आपने नोटिस किया होगा जब हम हर चीज में बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, राइट? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ये होते हैं दोनों टर्म्स, रोजाना बोले जाते हैं। हाँ है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। आप डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताया आपने, राइट? हम लोग रोजाना बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज होती है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। सबसे पहले रूट कॉज तो पता होना चाहिए ना आपको बीमारियों का। अगर हम आज की डेट में बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, जबकि फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, अगर देखा जाए मेडिकल फैसिलिटीज पहले से कहीं ज्यादा हैं। इतना ज्यादा पहले कहीं होता था कि कोई छोटा सा बात है सर्जरी करा लो, इस तरीके से इतने कॉमन ऑपरेशंस होते थे। इतना कॉमन ऑपरेशंस नहीं हुआ करते थे, इतने कॉमन, इतनी ज्यादा हाईली इफेक्टिव मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, इतनी पावरफुल मेडिसिन नहीं होती थी जितनी आज की डेट में हम ले रहे हैं। और इतने ज्यादा अ, अगर हम बात करें तो हम लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो अब ज्यादा है। उसके बावजूद बीमारी और ज्यादा स्पीड पर बढ़ रही है। बीमारी का स्पीड जो है वो और ज्यादा हाई है। एग्री करते हैं तो मेरे को ए लिख के भेजिए, सिर्फ ए लिख के भेजिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो ए लिख कर ड्रॉप कीजिए, ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखना है, ए लिख दीजिए। अग्री करते हैं? देखिए सारे लोगों ने लिख के भेजा है ए, इसका मतलब अग्री कर रहे हैं, आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि बीमारियां जो लेने का हमारा जो मतलब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ चुकी हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, हमारे पास अवेयरनेस है, हम अलर्ट हैं पहले से। उसके बावजूद भी बीमारियां कंट्रोल नहीं आ रही हैं, बीमारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमारी बॉडी में रोजाना प्रॉब्लम्स नई नई और नई नई तरीके की, सबसे बड़ी बात है जिनके बारे में पहले कभी सुना नहीं, ऐसी बीमारियां सुनने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। डॉक्टर्स के डायग्नोसिस में इतना ज्यादा डायग्नोस्टिक सिस्टम्स
बढ़ गए हैं। डॉक्टर के पास आप जाओगे, पहले नब्ज देख कर इलाज हो जाता था। आज की डेट में क्या होता है, 50 टेस्ट पहले कराए जाते हैं, राइट। आर लिखिए, राइट का मतलब आर लिखिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो आर लिख कर भेजिए कि पहले इतना नहीं होता था। आज की डेट में 50 टेस्ट, आप जरा सा लेकर जाओ डॉक्टर को, कंप्लेन करो, वो कहे, पहले ये टेस्ट करा के आओ। सारे टेस्ट होने के बाद ही वो हमें जाके बता पाते हैं कि आपको ये बीमारी है। और फिर उसका जाके एक ट्रीटमेंट शुरू होता है। फिर वो भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, वो भी क्योर नहीं हो रहा है, वो भी आपको जो है सुपरफिशियली दवाइयां देकर उसको रोक दिया जा रहा है, आगे बढ़ने से स्टॉप कर दिया जा रहा है, रूट कॉज के ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, फ्री रेडिकल्स किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और बिफोर आई शेयर दैट, मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रही हूँ आपको। वीडियो इंग्लिश में है, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, मैं उसको थोड़ा सा हिंदी में बाद में एक्सप्लेन जरूर करूंगी, राइट। तो आइएगा, चलिए सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ स्पेशल स्पेशल, आज मैंने आपके लिए बहुत स्पेशल स्पेशल वीडियोस सेलेक्ट किए हैं, राइट। और मैं सबसे पहले आपको एक ह्यूमन बॉडी के बारे में दिखाने जा रही हूँ कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से काम करती है। रचना, शक्तिशाली मांसपेशियां, सहायक कंकाल, महत्वपूर्ण परिसंचरण प्रणाली और जटिल तंत्रिका नेटवर्क सभी मिलकर काम करते हैं। हर जीवन के आंदोलन को शक्ति देते हैं, जो हमें हर दिन जीने की अनुमति देता है। मानव शरीर की जटिल संरचना, शक्तिशाली मांसपेशियां, सहायक कंकाल, महत्वपूर्ण परिसंचरण प्रणाली और जटिल तंत्रिका नेटवर्क सभी मिलकर काम करते हैं। हर जीवन के आंदोलन को शक्ति देते हैं, जो हमें हर दिन जीने की अनुमति देता है। मानव शरीर की जट देखा दोस्तों, ये एक बॉडी जो है, ये कितने सारे डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बनी है। एक आपका पूरा का पूरा एक स्केलेटन अलग दिखाया है, एक नर्व सिस्टम अलग दिखाया है जिसमें पूरा का सिर्फ नर्व स्केलेटन है। पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिलकर कंपोज होकर किस तरीके से ये बॉडी बना रहे हैं, इसको एक बार फिर से गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम ना इनके बेसिक रूट कॉजेस के ऊपर काम करेंगे। रूट कॉजेस के ऊपर वर्क करेंगे, फिर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में आएंगे, आपको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग इजिली हो जाएगी। दिल संरचना, शक्तिशाली मांसपेशियां, सहायक कंकाल, महत्वपूर्ण परिसंचरण प्रणाली और जटिल तंत्रिका नेटवर्क सभी मिलकर काम करते हैं। हर जीवन के आंदोलन को शक्ति देते हैं, जो हमें हर दिन जीने की अनुमति देता है। मानव शरीर देखा आपने? ओके, गिव मी अ मोमेंट, मैं और स्क्रीन शेयर करके और कुछ चीजें आपसे शेयर करने जा रही हूँ। को शक्ति देते हैं, जो हमें हर दिन जीने की अनुमति। मानव शरीर की जटिल संरचना, शक्तिशाली मांसपेशियां सेकेंड वीडियो इज ऑल्सो सिमिलर काइंड, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसमें बॉडी के इंटरनली किस तरीके से हमारी स्किन की जो स्किन है, क्योंकि स्किन डिजीजेस के ऊपर इसके रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव हैं, तो स्किन की कितनी लेयरिंग्स हैं, स्किन किस तरीके से काम कर रही है, इसके ऊपर एक छोटा सा ग्लिम्स देखिए। ये पूरा इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे। ये इंटरनल ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन सी चीजें फिटेड हैं, कैसे ये हमारी बॉडी के पूरे पूरे सिस्टम्स जो हैं, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है स्किन का, और ये कितना प्रोटेक्टेड है, कितना इफेक्टिव है। एक ह्यूमन बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, मशीनरी है, इस छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइएगा, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक वीडियो जहां पर हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन्फ्लामेशन, यानी सूजन जो हमारी बॉडी पे
पे आ जाती है, और फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन का। फ्री रेडिकल्स की वजह से बहुत सारे डिजीजेस हमारी बॉडी में होती हैं। जितने भी आपका ये कैंसर है, हार्ट डिजीजेस हैं, आपका ब्रेन स्टॉर्म्स हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में कॉज हो रही हैं आज की डेट में बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कैसे कॉज होती है, कैसे इसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे, और क्यों हमारा प्रोडक्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो उस प्रोडक्ट में क्या ऐसा स्पेशल है, आप ही आंसर करेंगे। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ना, इसमें आंसरिंग आपके पास रहेगी। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस क्वेश्चंस करूंगी, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद करने होंगे, तभी आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हो रहा है। तो चलिएगा एक वीडियो देखते हैं जो बहुत इफेक्टिव है। Have we had so much opportunity to live a healthy life? We have year-round access to advanced medical treatments, clean water, and fresh produce. However, our modern world has also exposed us to many harmful elements. Environmental toxins, processed foods, stress, and drugs all take a toll on the body. As a result, our bodies have been forced to deal with inflammation, free radical damage, and oxidative stress. In this lesson, we will discuss these factors and how they impact your health. We are all familiar with the inflammation that comes with a scrape on the knee. Inflammation is the body's natural reaction to something harmful or irritating. Within moments, the skin surrounding the scrape gets red, swollen, and painful. Inflammation serves a valuable purpose. It's an early and necessary step in the healing process. In the case of an accident or injury, it typically runs its course and all signs disappear within a few days. However, inflammation can occur inside the body. This type of inflammation can be chronic and systematic. For example, the linings of the blood vessels can become inflamed throughout the body. Chronic inflammatory processes like these may not present with any symptoms until damage has already been done. For instance, chronic inflammation of blood vessel linings is thought to be associated with an increased risk of plaque buildup. There are types of internal inflammation that can present symptoms. Ulcerative colitis and Crohn's disease are types of inflammatory bowel disease, which is often abbreviated to IBD. IBD is a chronic condition that is characterized by widespread inflammation of the digestive tract. Symptoms of IBD can be challenging to live with. They include abdominal pain and cramping, diarrhea, fever, and fatigue. IBD is an autoimmune disease, but its symptoms may be aggravated by a poor diet and stress. Many inflammation processes within the body are associated with an increase in the activity of free radicals. Free radicals are highly reactive molecules that are missing an electron. This missing electron makes the free radical unstable. They long to be stable again and go crazy inside the body searching for a spare electron to grab onto. As they bounce around your body, they damage surrounding cells. The spare electron is usually stolen from another molecule. That molecule then steals from another. This creates a chain reaction of free radical damage. There are many factors that can increase the production of free radicals. These include smoking, certain medications, radiation, metabolic processes, food additives, and physical or emotional stress. Antioxidants are molecules that donate electrons to free radicals. This calms the free radicals down, preventing further damage. Antioxidants can be obtained from foods and include vitamins C and E, as well as other micronutrients. If the body is unable to break the cascade of free radical damage, it can experience oxidative stress. Oxidative stress is defined as an imbalance between the production of free radicals and the available antioxidant defenses. It damages cell membranes, proteins, and DNA. In simpler terms, it's the collective damage sustained by the body due to the constant free radical activity. So if you think of free radicals as tornadoes, then oxidative stress would be the collective damage the town sustained from those tornado strikes.
Let's review. In this lesson, we learned that फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी भी वीडियो देखा, इसमें ना दो तीन चीजें एक्सप्लेन की गई थी। सबसे पहले कि सूजन सूजन जो हम देखते हैं कि चोट लगती है, तो चोट लगने पर क्या होता है कि कभी भी कोई घुटने से दिखाया था वहां पर कि घुटने पर एक चोट लगी, वहां पर रैशेस पड़े, छिला, छिलने की वजह से बॉडी ने वहां उसके ऊपर एक लेयरिंग बनाई, रैशेस बनाए, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बनी। प्रोटेक्टिव लेयरिंग के बाद वहां पर रेडनेस बढ़ गई। रेडनेस बढ़ने से धीरे धीरे वहां पर एक जो पूरा ब्लड आ रहा है, फ्लो होकर आ रहा है, ताकि वहां एक स्पेशल, कहते हैं कि जैसे एम्बुलेंस आती है ना, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भाग कर आते हैं जहां भी कहीं चोट लगती है, और उसके ऊपर आकर काम करना शुरू करते हैं कि ताकि उसको ठीक किया जा सके। अब बॉडी ने अपना काम करना शुरू किया। गिव मी अ मोमेंट, में 1 मिनट बस दीजिएगा। जब हमने सूजन देखा, तो सूजन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती, सूजन इंटरनल भी होती है। हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं उसके ऊपर भी सूजन होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी सूजन आ जाती है। और ये सूजन किस लिए आती है? क्योंकि ये सूजन जो है ना, देखिए, दो चीजें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ना तो बुखार कोई बीमारी होती है, और ना ही सूजन कोई बीमारी है। ना तो सूजन कोई बीमारी है, ना ही बुखार कोई बीमारी है। ये दोनों सिम्टम्स हैं किस चीज के? कि हमारी बॉडी का कोई ना कोई इंटरनल ऑर्गन, कोई जो हमारी बॉडी में, उसके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट आया हुआ है, यानी वो सफर कर रहा है, वो परेशान है, वो तकलीफ में है। कोई ऑर्गन अगर तकलीफ में है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन के तौर पर, उसकी जो प्रॉब्लम के तौर पर, वो बताता है कि बॉडी को कोई इंटरनल तकलीफ चल रही है, जो सूजन आ जाती है, और उसी की वजह से बुखार भी आता है। तो बुखार भी एक सिम्टम है। जब हमें बुखार आए तो ये समझना चाहिए कि इंटरनल या तो कोई ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने नोटिस किया होगा, गले से बुखार आ गया, ठंड से बुखार आ गया, गला पड़ गया, कानों में दर्द था, पेट खराब हुआ, बुखार हो गया, राइट, मलेरिया हुआ, कुछ हुआ, जहां कहीं भी हो रहा है, तो कोई ना कोई कारण है उसका। और वो जो कारण है पीछे, वो कारण क्या है? हमारी बॉडी के सिस्टम के अंदर कोई तकलीफ आई हुई है। तकलीफ आती है फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन की वजह से। फ्री रेडिकल्स हमने अभी अभी देखा, एक ऐसा रेडिकल रहता है जो बहुत रिएक्टिव है, जो बहुत हाईली एनर्जेटिक है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में जो कोई भी नेक्स्ट मिला, उससे उसने इलेक्ट्रॉन को बटोर लिया। अब वो अगले को, अगले को, अगले को, इस तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। और जब तक बहुत लंबे समय तक अगर हमारी बॉडी में
एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपाई ना हो रही हो, हमारे को बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ना भरपूर तरीके से मिल रहे हो, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने लगती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे को इंटरनली बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि हार्ट अटैक, जैसे कि आपका कैंसर, जैसे आपका ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स होना, आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स वहीं से जनरेट होती हैं और वहीं से आगे बढ़ रही होती हैं। इतना क्लियर है? क्लियर है तो सी लिख के भेजिए। इतना क्लियर है कि फ्री रेडिकल्स कैसे बन रहे हैं? फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉज करते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हम लोगों को यहाँ पर आगे और तकलीफें मिलती चली जाती हैं। तो ये सारा एक के पीछे एक, कहते हैं ये रिएक्शन होता है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन होता था कि एक चीज की शुरुआत हुई, एक के बाद एक एक्टिविटीज होती चली गई। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी एक्टिविटीज एक के बाद एक होती चली जाती हैं जो प्रॉब्लम में आ रही हैं। अब आपने अभी अभी देखा कि एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हमें चाहिए तो वो हमें मिलते हैं फ्रेश फ्रूट से, वो मिलते हैं हमें वेजिटेबल से। कितने लोग यहाँ पर रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां और कच्चे सलाद रेगुलर खाते हैं? अगर आप बिल्कुल रेगुलर खाते हैं तो आप मुझे आर लिख कर भेजिए। बिल्कुल रेगुलरली अगर आपकी डाइट के अंदर, बिल्कुल रेगुलरली, बिना किसी गैप के, बिना कुछ मिस किए, आपने भरपूर मात्रा में सलाद लेते हैं, कच्ची सब्जियां लेते हैं, तो आप आर लिखकर भेज सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ देख रही हूँ जिस स्पीड से हमारे बाकी सारे आंसर्स आ रहे थे उस अकॉर्डिंग आर नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज का खास ख्याल रख पा रहे होते हैं। रॉ वेजिटेबल्स हम लोग नहीं ले रहे होते हैं। जनरली हमारी जो टेस्ट बड्स है ना इंडियंस की, वो हाईली डेवलप्ड है। हमें मसालेदार सब्जियां चाहिए, हमें चटपटा, अगर सब्जी भी बनाना है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से फ्राई कर कर बनाना है। फूड्स अगर हमें खाने हैं, और कितने लोग यहाँ पर जंक फूड्स खाते हैं? जंक फूड्स खाते हैं, जे लिखकर भेजिए। जंक फूड्स होते हैं आपके पिज्जा, पास्ता, मोमोज, राइट, फ्राइड आइटम्स नहीं खाते हैं? ओ गॉड, ग्रेट ऑफ यू। जंक फूड्स खाते हैं तो जे लिखिए, नहीं तो एन लिख दीजिए, वाकई ठीक बात है। जे या एन, जंक फूड्स। अगर हम जंक फूड्स खा रहे हैं, अगर हम फ्राइड फ्रूट्स खा रहे हैं, हम अगर इस तरीके से ले रहे हैं, तो हमें लिखना है सब खाते हैं, कोई भी कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन ये नो नो लिख तो रहे हैं सब लोग। लेकिन ऐसा बहुत बहुत रेयर रह गया है कि अगर हम पास्ता हो, बर्गर हो, पिज्जा हो, मोमोज हो, चाउमीन हो, नूडल्स हो, मैगी है आपके, और क्या क्या नाम लिया जाए, सारी चीजें, ये चिली पटाटोज, मोमोज, राइट, इस तरीके के फूड्स, फ्राइड फूड्स सब लोग खा रहे होते हैं। अब बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जाकर? ये बॉडी के अंदर जाकर बॉडी को बीमारियां दे रहे हैं। क्योंकि बॉडी को क्या क्या चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए 5 एलिमेंट्स जो एक परफेक्ट डाइट के अंदर रहते हैं। वो है वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने लास्ट में रखा, और जबकि हम खाते पता है क्या है? हम रिवर्स करते हैं। हम सबसे ज्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हम लेते हैं फैट्स। विटामिन और मिनरल जिसको मैंने सबसे पहले लिखा, वो विटामिन और मिनरल्स तो हमारी गिनती में नहीं आते, क्योंकि वो हमें लगता है कि ये बॉडी को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर ना तो विटामिन स्टोर होते हैं ना मिनरल्स स्टोर होते हैं। विटामिन और मिनरल्स का स्टोरेज नहीं है। कोई कोई मिनरल, जैसे हमारे को आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है, आयरन हमारी बॉडी के अंदर रहता है, आयरन के हमारे बॉडी के अंदर बफरिंग होती है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मैग्नीज है, स्ट्रोंशियम है, जैसे हमारे को कैल्शियम की डिपोजिशन हमारी बॉडी में है। लेकिन हमारे के अंदर पूरे विटामिन या पूरे मिनरल्स, हम सोचे विटामिन सी आज हमने खा लिया तो हमारी 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सॉरी टू से, ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर मैं अब पानी की बात कर लेती हूँ, क्योंकि पानी भी हमें अच्छा पानी मिल रहा है। देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि पहले हम जब पानी पिया करते थे, हमें उतना इफेक्टिव पानी, हम लोगों को क्लीनलीनेस के ऊपर, उसके ऊपर, हाइजीन के ऊपर आज हम ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हम ज्यादा जब ध्यान देने लगते हैं ना, तो भी हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ रही होती हैं। तो विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे रेगुलर फूड से तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों ने ये बात को सुना है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे? एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। आप लोगों ने सुना है तो यस लिख कर भेजिए, वाई लिख कर भेजिए, यस लिख कर भेजिए कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। यस, ठीक है। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? एप्पल हम खाते हैं नंबर 1। और अगर हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एप्पल्स में से कुछ ऐसे विटामिन की बात बता सकती हूँ, कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स अगर हम बात करें, राइट, हम फ्लेवोनॉइड्स की बात करते हैं, लेकिन हमें फ्लेवोनॉइड्स के बारे में जानकारी
नहीं है। मैं मेडिकल टर्म्स पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि एप्पल के अंदर 5 ऐसे प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को बनने की प्रोसेस को कम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब फ्री रेडिकल्स कम बनेंगे तो फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, तो फ्री रेडिकल्स हमारे को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। फ्री रेडिकल्स के बढ़ने की सबसे बड़ा समस्याएं मैं आपको बता देती हूँ किन किन कारणों से बनते हैं। वो बनते हैं हमारी बॉडी में, नंबर 1, स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, और या फिर वो स्मोकिंग वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक्टिव स्मोकर हैं तभी हम स्मोकर हैं। अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जो दिन भर में 4-5 बीड़ी सिगरेट पी लेता है, 5-7 तो कॉमन है आज की डेट में, तो उनके साथ रहने पर एक आध आपके अंदर भी जा ही रही है ऑटोमेटिकली। दिल्ली एनसीआर में है, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, तो आप भूल जाइए, पॉल्यूशन आपके सराउंडिंग्स में इतना भरा पड़ा है कि आपकी लंग्स ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें ले रही हैं। तो ये सारे कॉजेज हमारे जो स्मोकिंग हुआ, हमारे को जो पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अब हम इसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि सनलाइट में हम अपने आप को निकलने से रोक नहीं सकते, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के प्रोटेक्शन लेयर जो है वो खत्म होती जा रही है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज्यादा आ रही है। अगर मैं आपसे स्किन केयर के बारे में बात करूं, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बिना सनस्क्रीन लगाए घर से बाहर नहीं निकलते हैं? ऐसा नहीं होता, राइट? सनस्क्रीन हम लोग नहीं लगा रहे होते, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन जो है, वो फुल एक्सपोज्ड हो जाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, जिसकी वजह से काम प्रॉब्लम में आते हैं। तो अब इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन लिख के भेजिए मुझे। इस सब समस्याओं का समाधान है क्या? राइट? इन सब समस्याओं का समाधान आपके अकॉर्डिंग क्या है? समाधान, समाधान लिख कर भेजिए। आप मुझे आंसर लिख के भेजिए, इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? रीना जी लिख रही हैं क्योर सेल, ग्रेट, ग्रेट, ओके। एन वाई मैं नहीं समझ पाई, नहीं समझ पाई एन वाई। सैयद जी, आप, साजिद जी दोबारा लिख के भेजिए। विपिन जी लिख रहे हैं क्योर सेल है, देवेंद्र जी लिख रहे हैं क्योर सेल, क्योर सेल, ओके, क्योर सेल इसका सबका समाधान है, राइट? समाधान केवल क्योर सेल है, न्यूट्रिशन है, क्योर सेल है और न्यूट्रिशन है, ग्रेट। क्योर सेल, न्यू यंग, न्यूट्रिशन, ये सारे हमारे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। न्यू यंग तो क्या, न्यू यंग का क्योर सेल इसका समाधान है, डेफिनेटली है। क्योर सेल क्यों समाधान है? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व मौजूद है जो बेहद इफेक्टिव है। बताइए कौन सा तत्व, हमारा जो क्योर सेल है इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, राइट? क्योर सेल में क्या है ऐसा? ओके, प्रवीण जी लिख रहे हैं प्रिकॉशन, प्रिकॉशन नहीं समझ में आया। एप्पल स्टेम सेल, ग्रीन एप्पल, क्योर सेल, स्टेम सेल, एप्पल स्टेम सेल, राइट? क्योर सेल के अंदर जो पाया जाता है सर, फ्रेंड्स, वो है स्टेम सेल, राइट? स्टेम सेल, स्टेम सेल की वजह से ये प्रोडक्ट सबसे कामयाब, सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन है। Omega 369 पवित्रा जी और जगह भी मिलेगा, लेकिन स्टेम सेल आपको नहीं मिलेगा। पवित्रा जी सबसे ज्यादा बेहतरीन है, वो स्टेम सेल है, राइट? ओके, इट मिमिक्स ह्यूमन स्टेम सेल्स, मिमिक्स। रणवीर जी लिख रहे हैं मिमिक, मिमिक नहीं सर, इट गेट्स कन्वर्टेड, इट्स प्रॉपरली कन्वर्टेड, इट्स जस्ट नॉट द मिमिक्री, इट्स बेसिकली इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिवली। तो ग्रीन एप्पल, एप्पल स्टेम सेल, एप्पल स्टेम सेल। चलिएगा, स्टेम सेल क्या है? कितने लोगों को पता है स्टेम सेल क्या है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनलेट, नो, राइट? ओके लिख रहे हैं यस। मुझे बताइए कितने लोगों को यहाँ पर पता है? जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं एक बार सबके एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ, और अब मुझे बताइए आप लोग कि कितने लोगों को यहाँ पर इस बात का पता है कि जो स्टेम सेल है वो क्या है? स्टेम सेल क्या है? ओके, झाला जी मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, बताइए क्या है स्टेम सेल? नहीं बताना चाहते? ओके, नरेंद्र जी लिख रहे हैं स्टेम सेल्स आर यूनिक सेल्स इन द बॉडी विद द रिमार्केबल एबिलिटी टू डेवलप इनटू वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स एज मसल सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स,
ओके, देखिए, ग्रेट ग्रेट नरेंद्र जी, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर नरेंद्र जी का आंसर। ओके, पावरफुल सेल रीजनरेट आवर सेल्स। चलिए, मैं आपको बता देती हूँ स्टेम सेल क्या है। अगर ओरिजिनल एक शब्द में बताऊं आपको, तो स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जिसके पास ना तो कोई स्पेशल फंक्शन, कोई फंक्शन स्पेशल नहीं है, और ना ही कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है। ना तो उसका कोई अपना रूप रंग है, ना आकृति है, ना रूप रंग है, ना आकृति है, ना ही उसका कोई स्पेसिफिक काम है। भाई, ये क्या बात हुई? ये कौन से शब्द हुए स्टेम सेल को डिफाइन करने के, कि जिसके पास ना तो अपना रूप रंग है, ना अपनी आकृति है, ना अपनी कोई संरचना है, ना ही उसके अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है। फिर ये स्टेम सेल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? राइट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको बताती हूँ, स्टेम सेल के अंदर एक बेहद खास क्वालिटी है। पता है क्या क्वालिटी है? वो जिस ऑर्गन के पास जाएगा, जिस ऑर्गन के, वो उस ऑर्गन के सेल्स को अडॉप्ट कर लेगा, वो उसके जैसा बन जाएगा। अगर हमारे हार्ट को प्रॉब्लम है, तो वो कार्डियक सेल्स में डेवलप हो जाएगा। अगर हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारी स्किन के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो हमारी स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एपिडर्मल सेल्स हुई, एपिथेलियल सेल्स हुई, जिस तरीके की, जिस लेयर के अंदर, डर्मल, एपिडर्मल, राइट, डर्मिस, कितनी जिस भी तरीके की, उसमें कन्वर्टेड हो जाएगा। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो किडनी के सेल्स का रूप रंग धारण कर लेगा। तो स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जिनकी अपनी कोई क्वालिटी ना होते हुए भी वो सारी बॉडी की सेल्स को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, और उसी की तरीके का स्ट्रक्चरिंग ले लेते हैं। अग्री कर रहे हैं इस बात से? सहमत है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मैं आगे बताती हूँ। समझ में आता है तो और अग्री करें, एक बार बताएं मुझे कि समझ में आ रहा है। यस नो कुछ भी लिखकर भेज सकते हैं। तो स्टेम सेल्स का कोई अपना स्पेसिफिक टाइप नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, फंक्शन नहीं है। जिस तरीके के बॉडी में छोड़ोगे वहां पर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये कई तरीके की होती हैं। राइट, 4-5 वैरायटी है स्टेम सेल्स की अपने आप में। और इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अपने आप को डिवाइड करती हैं 15 to 20 to 30 टाइम्स। कोई 15 टाइम्स है, कोई 20 है, तो कोई 25 है, तो कोई 30 टाइम्स है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में, सेम कॉम्पोजिशन में, सेम स्टेम सेल में, और सेम तरीके की सेल्स में ये अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद भी इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो फंक्शनैलिटी है, इनका जो ओरिजिनलिटी है, वो एज इट इज ज्यों की त्यों रहती है। राइट, ये डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। राइट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड होकर ही इनका जो प्रोसेस है, वो डिवीजन के थ्रू ही मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस है। दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडिंग देमसेल्व्स। द बॉडी सेल्स जो होती हैं हमारी, वो दो तरीके की डिवीजन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है आपका मायोसिस, एक माइटोसिस। राइट, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपने मियोसिस माइटोसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो मियोसिस एंड माइटोसिस आर द टू प्रोसेसेस, और ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। लेकिन डिवाइड होने के बाद ये सेम सेम स्ट्रक्चर, सेम कैपेसिटी, सेम सब चीज के ऊपर 30 टाइम्स तक डिवाइड कर लेते हैं, और सेम तरीके की प्रोसेसेस इनके अंदर चलती रहती हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी पता है क्या है? ये जिस प्रोसेस में, जिसमें ये ढलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं लीनिएज। लीनिएज का मतलब है, अगर इसको कार्डियक सेल्स में डेवलप होना है, तो ये कार्डियक सेल्स का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ब्रेन सेल्स में होना है तो ब्रेन सेल्स का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये कहलाता है लीनिएज। अगर हमने इनको, अगर हमें सपोजिंगली हमें पता है कि हम लोगों ने स्टेम सेल्स की थेरेपी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने स्टेम सेल्स की थेरेपी को समझा और जाना है। मैं एप्पल स्टेम सेल पर बाद में आती हूँ, पहले मैं अभी स्टेम सेल्स के बारे में जनरल बात कर रही हूँ। तो स्टेम सेल्स की जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, कि जो स्टेम सेल से डिवीजन किए जाते हैं, अब इसमें होता क्या है कि आपने जितनी बार डिवाइड होने से पहले उसको ले रखा है, यानी आपने बिल्कुल ओरिजिनल एक सेल लिया और उसको उठाकर इंजेक्ट कर दिया, सीधा ही उसकी लीनिएज दे दी, तो वो वहां एक बार स्टेम सेल कन्वर्ट हो गई, तो वो दोबारा स्टेम सेल में कन्वर्ट नहीं होगा, अनटिल अनलेस वो एक बहुत रिग्रेस प्रोसेस है, वो आर्टिफिशियली कल्चर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो अपना कार्डियक में डेवलप हो गया तो कार्डियक सेल बन गई, ब्रेन में चला गया तो ब्रेन सेल बन गई।
तो लीनिएज हो जाता है, लीनिएज हो जाने के बाद वो हमारी बॉडी के उन बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं, रीन्यू करते हैं, रिपेयर करते हैं, जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी थी। अब आते हैं दोस्तों, आप सबको पता है, एक क्वेश्चन करती हूँ, चलिए, व्हाट इज एजिंग? एजिंग क्या है? एजिंग क्या है? एजिंग किसे बोलते हैं? एजिंग कोई बताना चाहेगा तो हैंड रेज कीजिए, एजिंग किसे कहते हैं? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। एजिंग एक प्रोसेस है जिसमें सेल्स के डीजेनरेशन की, बिल्कुल सही बात है, डीजेनरेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एजिंग। ये जो डीजेनरेशन का जो प्रोसेस है, सेल्स के जो मरने की प्रक्रिया है, डाई होने की प्रक्रिया है। देखिए हर सेल हर थोड़े टाइम में अपने आप जो है मरती जाती है, पुरानी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, मर जाती हैं, और नई सेल्स उनकी जगह लेती रहती हैं। जैसे हमारी अगर इंटेस्टाइन की बात करूं, तो आंतों की लाइनिंग जो है वो 3 से 5 दिन के अंदर अपने आप को चेंज कर लेती है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग। और हमारी बॉडी जो है उसकी हीलिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाई है। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इससे पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, वो 120 डेज के अंदर रीजनरेट होती हैं। तो कोई भी बीमारी को अगर आपको जड़ से खत्म करना है, तो आपको कम से कम क्योर सेल को 150 डेज लेना चाहिए मिनिमम। 150 डेज अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में से ये पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो दोस्तों, जब हमारी जो सेल्स हैं, उनका पुरानी सेल्स ज्यादा स्पीड पर मर रही हैं, खत्म होती चली जा रही हैं, डीजेनरेट हो रही हैं, और नई सेल्स जो है वो बन नहीं पा रही हैं, ये प्रोसेस कहलाती है एजिंग। एजिंग का ये जरूरी नहीं है कि वो एज जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी, तभी वो एजिंग बढ़ेगी। अगर हम देखें कि एक जनरल ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो नॉर्मल एज जो है वो 80 साल है। तो हम कहते हैं कि 60 के बाद बुढ़ापा आ गया। कई लोग 50 के बाद अशक्त महसूस करते हैं, कई लोग 45 के बाद अशक्त महसूस करते हैं। और अब यंग जनरेशन जो है वो तो अभी 35-40 की एज में भी उनके पास वो कैपेसिटी, वो अंडरस्टैंड, वो स्टेमिना बचा ही नहीं है कि वो अपने आप को एक्टिवेट रख सके। अग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इस बात से सहमत है ना, कि जो हम कहते तो हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है, इनके अंदर दमखम कहाँ है ना? दमखम नहीं बचा, इनके अंदर स्टेमिना नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर एजिंग की प्रक्रिया तेजी से हो रही है, और इसीलिए आज की डेट में लोग सप्लीमेंट्स की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लोग वाइटामिन की गोलियां खा रहे होते हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, लोग प्रोटीन ले रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम ना बिना सोचे समझे लेना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर लेना शुरू कर देते हैं। कई लोग ने, अभी मैंने आज, हम लोग एक और अपनी इस पूरी मीटिंग में जब हम बात करते हैं, तो हम कोलेजन प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। आज की मीटिंग में मैं कोलेजन के ऊपर बात नहीं करूंगी, लेकिन कोलेजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें डेवलप भी हो रही हैं, उसका रेजोल्यूशन भी है, उनका समाधान भी, और प्रॉब्लम्स भी कॉज हो रही हैं। लेकिन आज हम कोलेजन पर बात नहीं करेंगे। हम अभी बात कर रहे थे एजिंग के ऊपर, वापस आते हैं। एजिंग के अंदर क्या है? एजिंग दिमाग की भी होती है। दिमाग के अंदर जो फैट का इकट्ठा होना, अब लोग कहते हैं दिमाग में फैट कहाँ से जाएगा? दिमाग में फैट जो है वो वाइट मैटर के रूप में डिपॉजिट होता है। हमारे जो दिमाग की सेल्स है, उनके अंदर दो हिस्से होते हैं, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, उनके अंदर याददाश्त कम हो रही है, क्योंकि व्हाइट मैटर का प्रेजेंस बढ़ गया है। और जहां जहां फैट्स बढ़ेंगे, वहां वहां पर जो दूसरा ओरिजिनल मैटर है, जैसे ब्रेन है तो ब्रेन में ग्रे मैटर कम हो गया। हमारी बॉडी है, किडनी के अंदर फंक्शनैलिटी खत्म हो गई। हार्ट है, हार्ट के अंदर भी हमारे जो जमा हो जाते हैं फैट्स, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं। तो ये जो मैटर का डिपोजिशन हो रहा है, स्टेम सेल्स इस मैटर के डिपोजिशन को कम करती है, और स्टेम सेल्स उनके अंदर से वो लेयरिंग को हटाने में, उसको फिल्टर करने में हेल्प करती है। इसीलिए स्टेम सेल्स रिजुविनेशन का काम करती है, रिवाइव करती है, रीन्यू करती है। देखिए हमने 2-3 चीजें स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ी हैं। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी को रिपेयर करेगी, रीन्यू करेगी, और नई सेल्स जो होंगी, वो जो बन रही होंगी, वो हाईली इफेक्टिव सेल्स बन रही होती हैं। अग्री करते हैं मेरे साथ? वीडियोस ऑन कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों ने आज वीडियोस ऑन नहीं कर रखे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही कम लोग आज तो वीडियोस ऑन करके बैठे हैं, शायद क्या कहा जा सकता है, राइट? आपकी स्माइल्स मिस कर रही हूं मैं।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टडी, देखिए अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, राइट। अभी तक मुझे लग रहा था कि शायद मैं अकेले ही अकेले बोले चले जा रही हूँ, जैसे रूटीन मीटिंग में, तो मैं भी अपना वीडियो ऑफ करने वाली थी। रूटीन मीटिंग होती है तो रूटीन मीटिंग में मैं भी तो ऐसे ही करती हूँ ना, रोजाना आती हूँ, रोजाना वही सेम मीटिंग्स, वही सेम तरीका, वही सेम पूरा का पूरा प्रोसेस। चलिए दोस्तों, हम लोग अब स्टेम सेल से रिलेटेड एक वीडियो देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू वॉच वन वीडियो जिसमें स्टेम सेल्स किस तरीके से काम करेंगे। ये जो हम लोग रूटीन में करते हैं, ये वैसा वाला वीडियो नहीं है। अगेन एक इंग्लिश वीडियो है, इसके पीछे मैं फिर से हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को अच्छे से। वो 5 मिनट का वीडियो, बहुत इफेक्टिव वीडियो है। इसको देखिए और समझिएगा कि स्टेम सेल्स कैसे हमारी बॉडी में हेल्प कर रही हैं हमारी बॉडी को रीन्यू करने के लिए, राइट। मानव शरीर की जटिल संरचना, शक्तिशाली मांसपेशियां, सहायक कंकाल, महत्वपूर्ण परिसंचरण प्रणाली और जटिल तंत्रिका नेटवर्क सभी मिलकर काम करते हैं। You are हर an जीवन के organized mass आंदोलन of को 30 शक्ति trillion देते हैं, जो cells, हमें हर but दिन these जीने cells की are in अनुमति देता constant है। flux. मानव शरीर की Nearly 330 million new cells replace old cells in your body every day. Your intestinal lining renews itself every 3 to 5 days. Red blood You are an organized mass of 30 trillion cells, but these cells are in constant flux. Nearly 330 million new cells replace old cells in your body every day. Your intestinal lining renews itself every 3 to 5 days. Red blood cells die in just 120 days and so are regularly replaced. This constant cycle of regeneration keeps you alive. Your skin remains intact, your blood flows uninterrupted, and your gut stands resilient in the face of harsh acids. None of this would be possible without a group of supercells in your body called stem cells. Over the last 50 years, we've uncovered some truly epic science surrounding these stem cells. Their regenerative abilities have brought them into focus as therapies for diseases, especially those of the blood. So, what are stem cells? How do they function? And how are they responsible for your existence, growth, and maintenance? Stem cells have two unique abilities that define them. Firstly, they can self-renew to create more stem cells, and secondly, they can differentiate into many different types of cells. Stem cells are crucially different from somatic cells in the body. Somatic cells, skin, muscle, fat, brain, or bone cells, cannot divide. A skin cell does not divide to form new skin cells. A skin cell simply gets old and dies. These types of cells are what we call terminally differentiated. Differentiation is a process through which a cell picks its fate, essentially choosing a career for the rest of its life. Aren't we lucky to have the option to quit our jobs whenever we want and shift our lives into a new direction? Most cells do not have that luxury. We used to think differentiation was irreversible, a one-way street from a stem cell to a specialized cell. Essentially, we thought that a cell that becomes a skin cell will remain a skin cell forever. We were wrong, but more on that later. Stem cells have the ability to divide. An epithelial stem cell can divide into a new skin cell and another epithelial stem cell. The stem cells can also divide to make more stem cells. Therefore, an epithelial stem cell divides to self-renew and then differentiates into a skin cell. There are categories of stem cells based on the different cells into which they can differentiate. That measure is called the potency or potential of a stem cell. Totipotent stem cells are basically the MVPs of stem cells. They have nearly infinite dividing capabilities, allowing them to become any cell of an organism. The zygote, the single cell formed from the fusion of egg and sperm, is the OG totipotent stem cell. From its first few cell divisions arises an entire human. You stand today as an organized and systematic mass of trillions of cells arising from a single zygote. If you had to guess, how many cell types do you think an adult human has? Tell us in the comments below. There are also pluripotent stem cells to consider. Pluripotent stem cells are slightly more restricted than a zygote and can form almost all cell types. Embryonic stem cells, or ESCs, are a type of pluripotent stem cell that arise when the zygote divides to form a mass of cells called a blastocyst. When you restrict the fate of stem cells even further,
They are called multipotent stem cells. These cells can differentiate into many different kinds of cells of a specific type. Hematopoietic stem cells in the bone marrow divide to make new blood cells, red blood cells, white blood cells, and platelets. The epithelial stem cells we mentioned earlier are another example. They can turn into any type of epithelial cell. Adults do retain some stem cells, which are present in particular niches to help maintain the body, replacing old cells with new ones. They can be multipotent stem cells, such as hematopoietic stem cells, or unipotent stem cells. Unipotent stem cells can only differentiate into one type of cell, meaning that a muscle stem cell can only differentiate into a muscle cell. This raises an interesting question. All cells have the same DNA, so how are some cells stem cells and others not? And as mentioned earlier, cell differentiation was assumed to be irreversible, but is that really true? Yes, cells all have the same DNA, but not all cells express all the genes. Genes are small sections of information in the DNA. Our more detailed video on DNA explains how the molecule works within a cell. Click the link in the top right corner to learn more. In brief, proteins in the cell read the information in a gene and convert that information into proteins the cell needs. The genes that are turned into proteins are the genes that are expressed. The cells switch off certain genes and are therefore not turned into proteins. We say that those genes are not expressed. Thus, a skin cell will only express genes such as the gene for keratin, while a muscle cell won't express that gene at all. In stem cells, this change in gene expression hasn't happened yet, and only occurs when the stem cell specializes. In 2006, researchers Shinya Yamanaka and Kazutoshi Takahashi did something researchers once thought impossible. They managed to convert a skin cell back into a pluripotent stem cell. They discovered 4 genes that controlled. सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये यहीं तक वीडियो जो था वो बहुत इफेक्टिव और काम का था, क्योंकि इससे आगे का वीडियो थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो हम वापस आते हैं, समझते हैं। अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझाया गया कि स्टेम सेल्स जो हैं वो तो अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, मसल स्टेम सेल्स अलग रहती हैं। आपने अभी अभी नोटिस किया होगा कि हर इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स अलग हैं। अब इंटेस्टाइनल स्टेम सेल से इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स डेवलप हो सकती हैं, मसल स्टेम सेल से मसल स्टेम सेल्स फर्दर डेवलप हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक स्टेम सेल था जिससे सारी सेल्स डेवलप हो सकती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनल कॉर्ड के अंदर प्रिजर्व रहता है। इसीलिए एम्ब्रियोनल कॉर्ड को प्रिजर्व करके बहुत सारी बीमारियों के सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं स्टेम सेल्स के थ्रू। अब आता है क्वेश्चन कि क्योर सेल जो है वो इतना इम्पैक्टफुल या इतना इम्प्रेसिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट, पता है क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट है एप्पल, राइट? एप्पल स्टेम सेल, रेड ग्रेप स्टेम सेल्स। अब एप्पल स्टेम सेल्स और रेड ग्रेप स्टेम सेल्स की ऐसी क्या खास फीचर है जो इसको इतना यूनिक, इतना स्पेशल, इतना डिफरेंशिएटेड बना दे रहा है कि ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है? जानना स्पेशलिटी है जो कि इतना डिफरेंशिएटेड है कि ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो नेचुरल एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड के अंदर स्टेम सेल्स हैं उससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हर तरीके की सेल ग्रोथ को बना सकता है, रिन्यू कर सकता है, रिवाइव कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक नॉर्मल एप्पल और एक जो अपना इसके अंदर से ही क्यों एप्पल स्टेम सेल को निकाला जा रहा है, उसी से ही निकालने के बाद उसको क्यों प्रिजर्व किया गया, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर आपको एक स्लाइड के माध्यम से मैं इसकी एफिशिएंसी बताऊं तो मैं अब आपके सामने एक स्लाइड रखने जा रही हूं, एंड दिस स्लाइड विल कंक्लूड कि ये जो हमारा क्योर सेल है वो इतना स्पेशल क्यों है, राइट? आपको एक आंसर मिलने वाला है कि क्योर सेल जो है वो इतना पावरफुल क्यों है। इसका कारण है
ये आपके सामने एक रिसर्च बेस्ड स्लाइड है। जितनी भी मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, ये सारी की सारी डॉक्टर्स की सारी वीडियोस जो हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियोस हैं और ये बहुत पावरफुल वीडियोस हैं। राइट, अभी आइएगा, मैं आपके सामने एक स्क्रीन पर गिव मी अ मोमेंट। दोस्तों आई मिस दैट, क्योंकि ये जो मेरा अभी सिस्टम शट डाउन हुआ था ना, उसमें ये कैनवा ने मेरा वो जो डिजाइन मैंने करके रखी थी वो वापस ले लिया है, और मैं अपने टेम्पलेट पर नहीं जा पा रही हूँ। सच नो प्रॉब्लम एट ऑल। बता देती हूँ वो जिस्ट क्या है। वो जिस्ट ये है कि अगर एप्पल स्टेम सेल का 0.01%, कितना, 100वां हिस्सा हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, तो वो हमारी बॉडी में 80 करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स के बनने की प्रोसेस को करता है। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि अगर सिर्फ 0.1% एप्पल स्टेम सेल हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, सिर्फ 0.01, यानी एप्पल स्टेम सेल का 1/100वां हिस्सा, और वो 80% तक हमारी बॉडी के फंक्शंस को एक्सेलरेट कर देगा। तो सोच के देखिएगा, जो हमारा क्योर सेल है, इसका तो मेन, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, लिख के भेजिए, लिख के बताइए मुझे। आर आर, राइट राइट, रॉन्ग लिखना चाहते हैं तो डब्ल्यू लिख सकते हैं। चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि यस ये ट्रू है नहीं है। हमारी जो क्योर सेल है वो तो बना ही एप्पल स्टेम सेल से। मैं आपको ये सारे वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगी। चाहते हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहते हैं, अगर आप इस पूरी इंफॉर्मेशन को खुद से एक्सेस करके खुद से अपनी किसी चीज को रिसर्च में लाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो आई विल शेयर दीज थिंग्स विद यू। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि जो क्योर सेल है, इसके अंदर जो एप्पल स्टेम सेल है, वो हमारी बॉडी के अंदर 200 से ज्यादा बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ लास्ट के 2 मिनट्स 3 मिनट्स आपसे और लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ एक और टर्म को, और इस टर्म का नाम है फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड, लोडेड, फुल्ली लोडेड, ओवरलोडेड जिसे कह सकते हैं, एक्स्ट्रा लोडेड कहते हैं। जब आप चीज वो खाते हैं ना, पिज्जा, कितने लोगों को जब पिज्जा खाने जाते हैं तो एक्स्ट्रा चीजी पिज्जा ऑर्डर करना पसंद है, लोडेड विद एक्स्ट्रा चीज, ऊपर से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज लगाकर, टॉपिंग्स लगाकर। लोडेड है, उसके अंदर बार्ले है, इसके अंदर ये सारे देखिए, जब हम एक एक पीपीटी के हम स्लाइड्स के थ्रू चलते हैं, तुम पर स्टेम सेल रोल देखोगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन, और आपको वो आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है।
राइट। जहां आएगा एंटी एजिंग आएगा, जहां आप स्लाइड पर देखोगे एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज आएगा, फ्री रेडिकल के प्रोटेक्शन को आएगा, और साथ में आएगा इसके विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, कैरोटेनॉइड्स हैं, पॉलीफेनॉल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, यही सारी चीजें हैं। दोस्तों एक्चुअल में हमारी बॉडी को यही सारी चीजें चाहिए होती हैं, और इसीलिए ये स्टेम सेल्स की जो एफिशिएंसी है वो 100% तक पहुंच जाए। 80% तो खुद से सेल्फ सफिशिएंट है, उसको 100% तक एनहेंस करना चाहते हैं, तो के लिए उसके अंदर बार्ली ग्रास, उसके अंदर रेड बेरीज, अकाई बेरीज, उसके अंदर जूसेस, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स, उसके अंदर क्लोरोफिल, ये सब ऐड किया गया है ताकि हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को कम किया जा सके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर किया जा सके, हमारी बॉडी के अंदर जो नए सेल्स बन रहे हैं वो बेहतरीन तरीके के बने, और हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन्स और न्यूट्रिशन की कमी ना रहे, ताकि हमारी बॉडी इससे सही हो सके। और दोस्तों एक इम्यून सिस्टम ही आपका आपको से बचा सकता है, नथिंग एल्स कैन मेक यू बेटर। कोई और चीज आपको अच्छा कर ही नहीं सकती। डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली सारी बीमारियां, सिर्फ वो सारी दवाइयां बीमारियों के जो सिम्टम्स होती है ना उनको सप्रेस करने के काम आती हैं, उनको रोक रही होती हैं, उनको प्रिवेंट कर रही होती हैं, उनको एलिमिनेट नहीं करती। एलिमिनेशन आपने सुना होगा कि वो हमारा इम्यून सिस्टम ही कर रहा होता है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि ह्यूमंस आर हाई क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स की हायर कैटेगरीज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए फुल्ली फोर्टिफाइड का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आप लोग अटेंटिव रहे, स्माइलिंग रहे, पूरे में पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने, आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ओवर टू यू जॉली सर। जॉली सर, थैंक आर यू, यू देयर? थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही देखिए बहुत क्रिटिकल जगह में खड़ा हूँ और पूरी मीटिंग मैंने सुनी है, खाली प्रोडक्ट देख रहा था और चीजें समझ रहा था। मैम ये मीटिंग मुझे लगता है कि काफी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, और आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट लोग उठा सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, और ये प्रयास होते रहना चाहिए, आपका साथ चाहिए। हेलो। यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। तो मैम मुझे एक चीज से बहुत अच्छी लगी इसके अंदर कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बताया, ये बीमारी होती कैसे है, कैसे इसके अंदर इतने सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है मानव शरीर में, ये जो चीजें बताई है ना, ये इसका फायदा बहुत लंबा जाने वाला है। प्रोडक्ट के बारे में तो हर कंपनी बता देती है कि ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे शरीर पर कैसे आने वाले टाइम में रिजल्ट देगा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन आपको। और ये मीटिंग हमारे लोग कह रहे हैं, थैंक यू मैम फॉर रिगार्डिंग अबाउट नॉलेज, और लोग ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग कब है। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। और क्या सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों? मैं एक बार हैंड रेस करवा कर देख लूं, क्या ये सिलसिला चलता रहना चाहिए? ओके 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 ओके, गुड 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 गुड, बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये यस यस यस, लोगों ने यस कर कर कह दिया। तो मैम थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपकी इसी ब्लेसिंग के साथ लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, और लोग काफी आगे बढ़ेंगे, काफी चेंजेस आएगा, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। थैंक यू मैम आपका, और आशा करता हूं कि अगली बार हम लोग और भी आगे 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 और बहुत कुछ सीखेंगे मैम से। थैंक यू मैम, आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए